अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एरर्स को। अब एरर्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अनसर्टेनिटी को इसके बाद वाली वीडियो में। अक्सर लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि यार एरर और अनसर्टेनिटी क्या ये अलग अलग है, क्या ये अलग टॉपिक्स हैं, क्या ये इनमें कोई डिफरेंस है या सेम है। तो ये हम जब अगली वीडियो में अनसर्टेनिटी देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि एरर क्या चीज़ है और अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ एरर्स और एरर्स की टाइप्स। तो शुरू करेंगे एरर्स को। सो एरर्स, वैसे ये टॉपिक थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ठीक है। MCQs के लिहाज से एरर्स इतना, हाँ जब अनसर्टेनिटी करेंगे तो उसके बाद MCQs में ज़्यादा करूँगा। अनसर्टेनिटी पे तो ज़्यादा MCQs आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी। सो एरर्स क्या चीज़ है यार? एरर वैसे अगर बंदा सोचे, जैसे कि ये वर्ड है इंग्लिश का और एरर का मतलब है कि कोई गलती, खामी। अब हम चूंकि मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एरर्स का क्या मतलब? तो यार देखो कि कोई भी बंदा जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, जब वो मेजरमेंट करता है, तो जो मेजरमेंट वो करता है उसमें ज़रूर कोई ना कोई खामी होगी ही होगी, थोड़ी सी ही सही लेकिन होगी। तो उस खामी को हम क्या कहते हैं? एरर, ठीक है। यानी कि जैसे कि इस मार्कर की लेंथ को मैं मेजर करने वाला हूँ, तो इसकी लेंथ को मैं कंप्लीटली 100% एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं मेजर कर सकता, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ। 100% कोई ना कोई एरर इसमें ज़रूर रहेगा, किसी वजह से भी, लेकिन रहेगा ज़रूर। सो हर एक एक्सपेरिमेंट में, हर एक मेजरमेंट में देयर इज़ ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ एरर, यानी कि थोड़ा सा एरर वहाँ पे ज़रूर होता है, थोड़ा सा ही सही लेकिन होता है। और एरर है क्या कि जो ट्रू वैल्यू है, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो हमें शायद मालूम भी ना हो, बल्कि ये अक्सर मालूम ही नहीं होती। इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम ही नहीं होती, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू में क्या, एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस है, इसको कहते हैं एरर। डिफाइन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, लेकिन हाँ अगर कोई वैल्यू जिसको आप स्टैंडर्ड रखते, जैसे कि इस मार्कर को मैंने पहले मेजर किया बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कम एरर के साथ, और उसको मैंने ऐसा स्टैंडर्ड रख दिया कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, सपोज कर लो, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज है, एक्चुअल है। तो इसके मुताबिक जब कोई दूसरा बंदा मेजर करेगा इसी मार्कर को, तो उससे कितना एरर होगा उसको हम उस स्टैंडर्ड के मुताबिक भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू, एक तो हर एक चीज़ की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमें कम्प्लीटली मालूम नहीं होती, ना हम मालूम कर सकते हैं। थोड़ा सा एरर होगा, लेकिन जिसमें सबसे कम एरर होगा उसको हम यानी कि एक्चुअल वैल्यू तकरीबन मान सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम मान लेते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड दी measured value जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, क्या लिख लिया? इन मेजरमेंट। तो ये है एरर की सिंपल डिफिनीशन। एरर में यानी कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है कि एरर है क्या चीज़,
वैसे भी आप जानते हैं कि यानी कि वो डिपेंड करता है कि आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो वो कितना प्रिसाइजली एक्यूरेटली है, ठीक है, कितने ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो तो उतना ही कम आपके पास एरर आएगा। तो एरर को हम इसी तरह ही डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू से आप कितना दूर है, कितनी मेहनत की है आपने कितनी मेहनत की है किसी वैल्यू को मेजर करने में। कम किया है तो ज़्यादा एरर आएगा और ज़्यादा किया है तो कम आएगा। और एक बात कि जैसे कि मैंने बताया, हमेशा कोई ना कोई एरर होना ही है किसी भी मेजरमेंट में। ख्वाह वो छोटा ही क्यों ना हो। यहाँ पे अब हम टाइप्स की तरफ चलते हैं कि एरर को हम कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब टाइप्स एक्चुअल में इसकी सोर्सेज हैं कि कौन कौन से सोर्स से एरर हो सकता है। सो टाइप्स आर एक्चुअल दी सोर्सेज। अब टाइप्स वैसे बुक में एरर्स की दो मेन ब्रॉडली उसको क्लासिफाई किया है, उसकी दो टाइप्स बताई है, एक सिस्टमेटिक और दूसरा रैंडम। और वहाँ पे पर्सनल एरर को भी सिस्टमेटिक एरर में डाला गया है, लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनल एरर अलग सा करूँगा, ठीक है, एक अलग टाइप के तौर पर, क्योंकि पर्सनल एरर मुझे नहीं लगता कि वो सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, क्योंकि पर्सन एज अ खुद सिस्टम में शामिल नहीं, ठीक है। जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए जो सिस्टम आपने तैयार किया है, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इन्वायरमेंट आपने तैयार किया है, उसको हम उसका क्या कहेंगे, सिस्टम। अब आपसे जो एरर होता है, अब हाँ, सिस्टमेटिक एरर की जब हम डेफिनेशन करेंगे तो अब पर्सनल एरर पूरी तरह उसकी डेफिनेशन पे भी नहीं होता था, तो इसीलिए मैं पर्सनल एरर को अलग सा करूँगा। तो पहला हाँ, तो 3 टाइप्स में हमने डिवाइड करना है। पहला है पर्सनल एरर। अब कोई बंदा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, जो मेजरमेंट कर रहा हो, अब वो बंदा कैसा है, उसकी क्या एक्सपीरियंस है उस मेजरमेंट में या नहीं है, वो क्या जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है उसको इस्तेमाल करना जानता भी है या नहीं, क्या वो फिज़िकली भी बिल्कुल फिट है उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस एरर को, जिसे पर्सनल एरर कहा जाता है, इसको डिटरमाइन करती है कि पर्सन की वजह से कितनी गलती हो सकती है, जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी वजह से कितनी गलती हो सकती है, ये होगा पर्सनल एरर। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि द एरर that occur due to individuals bias या उसके पास नॉलेज की कमी है। कौन से नॉलेज की? उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है उसकी कमी है उसके पास, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल कर रहा है उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता। सो लेक ऑफ नॉलेज, केयरलेसनेस, कि वो कितना केयरफुली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, ये भी एक मैटर है यहाँ पे, ठीक है। अगर केयरलेस है तो एरर ज़्यादा होगा। सो केयरलेसनेस या
वो इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानता, ठीक है, उसके पास लेक ऑफ नॉलेज है। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो उन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, और वो वैसे ही बस आके बैठ गया है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने। जैसे कि आप पहली बार लैब चले जाते हो और आपसे कहा जाता है कि किसी चीज़ का, जैसे कि इस मार्कर के ढक्कन का, जाके वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजर करके आओ, तो आपका कौन सा एक्सपीरियंस होगा? वहाँ पहली बार जा रहे हो ना, तो आपसे गलती ज़्यादा होगी क्योंकि आप उसको ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे। आप वहाँ से ज़ीरो एरर निकालना नहीं जानते होंगे, ना बताया होगा किसी ने। तो इस तरह के एरर्स पर्सनल एरर्स कहलाते हैं। इंडिविजुअल बियास, यानी कि कुछ लोग होते हैं कि वो यकतरफ़ी करते हैं। बियास का मतलब यकतरफ़ी, कि जैसे कि आपने किसी इस मार्कर की मेजरमेंट की, ठीक है, और आप वहमी तौर पर कहते हैं कि नहीं यार, ये थोड़ा सा जो स्केल है, जैसे कि ये स्केल्स की तो जो वो है लाइनें हैं, कैलिब्रेशंस, इनके दरमियान आ गया, तो आप कहते हैं नहीं यार, ये हो सकता है मैंने कम मेजर किया हो, थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। वो जो वहम होता है, तो उसकी वजह से भी जो एरर होगा वो भी पर्सनल एरर को ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब ये है पर्सनल एरर कि कैसे ये पैदा होता है और क्यों पैदा होता है। ये सारी उनकी रीजंस हैं, ये सारी रीजंस हैं। अब हम बताएंगे कि किस तरह से इस एरर को कम कर सकते हैं। तो पहला तो उसका जो मेथड है, यानी कि एक ट्रिक, वो ये है कि अगर एक एक्सपेरिमेंटर, एक पर्सन एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जगह 10 को रख दो उसी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, मेजरमेंट को परफॉर्म करने के लिए, और उन सब को कंपेयर कर दो, उनका एवरेज निकाल दो और उसको रिप्रेजेंट कर दो। इससे काफ़ी हद तक जो एरर होगा वो कम हो सकता है। तो पहला क्या है कि ये रिड्यूस हो सकता है एक्सपेरिमेंट को ऐसे तरीके से परफॉर्म कराने के बाद कि वहाँ पे ज़्यादा बंदों को लाया जाए बनिस्बत कम। अगर पहले 2-3 है तो ज़्यादा लेके आओ, ठीक है। सो पर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, वही बात। एक्सपेरिमेंटर्स या पर्सन्स, ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटर लाओ, ज़्यादा पर्सन्स को लाओ, तो उनसे जो गलती होगी, एक से होगी, ठीक है, हो गई, दूसरे से होगी, ठीक है, हो गई, तीसरे से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन 10 के 10 से सबसे एक ही गलती हो, यानी कि वो सारे इन्हीं चीज़ों में कमी का शिकार हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वो बहुत ही थोड़ा सा चांस है। तो इसी तरह ज़्यादा बंदों को लाने के बाद वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसका एवरेज निकालोगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा बनिस्बत उसके जो कि 1 या 2 बंदों ने परफॉर्म किया हो। और दूसरा तरीका इसका ये है कि जो बंदा है, जो एक्सपेरिमेंटर है, जो पर्सन है, जो एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो केयरफुल होना चाहिए। यार अगर तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो थोड़ा सा उसके साथ मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, ठीक है। तो केयरफुल होना चाहिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट।
यानी कि कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो जल्दबाजी में उसने वैल्यू मेजर की वहाँ पे स्केल पे 21 और उसको उसने 27 समझ लिया, ठीक है, या 20 है, ठीक है, 20 है, जैसे कि डिजिटल सिस्टम्स में उसमें ज़ीरो के दरमियान ये, एक सेकेंड, ज़ीरो के दरमियान ये चीज़ होता है, तो उसने 20 को 28 समझ लिया। तो ये भी केयरलेसनेस है कि आप अच्छी तरह तवज्जो नहीं दे रहे हो, बहुत जल्दबाजी में काम करोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए, इस एरर को कम करने के लिए केयरफुल होने चाहिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। सो ये भी एक मेथड है इस एरर को कम करने का। यहाँ पे पर्सनल एरर हमारा ख़त्म हुआ। दूसरे टाइप का जो एरर है, तो दूसरा है हमारे पास सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर कि जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो उसको पहले आपने जानना है कि उसके लिए मैंने किस तरह का इन्वायरमेंट रखना है, ठीक है, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, कितने एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स मैंने इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि मीटर स्केल आप इस्तेमाल कर रहे हो या फुट स्केल इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके बजाय क्रियो गेज को इस्तेमाल कर दो तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा आपके पास रिजल्ट। इसी तरह सिस्टमैटिक एरर्स में इन्वायरमेंट का भी बहुत ही असर होता है, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट ज़्यादा टेम्परेचर से इफ़ेक्ट हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप उसके टेम्परेचर को पहले देख लें कि कितना इसके लिए ज़रूरी है और उसी टेम्परेचर के मुताबिक उसको परफॉर्म करें। तो इसी तरह सिस्टमैटिक एरर्स भी वहाँ पे कम हो सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट या उसके लिए जो इन्वायरमेंट आपने बनाया है एक्सपेरिमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए, उसकी वजह से कितना एरर बन रहा है उसको सिस्टमैटिक हम कहेंगे। सो एरर विच अकर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट which occurs due to instrument used for performing experiment या और ड्यू टू द इन्वायरमेंट। और इसी की बुनियाद पर इस सिस्टमैटिक एरर को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक है इंस्ट्रूमेंटल और दूसरा इन्वायरमेंटल। कुछ लोग इसको ज़्यादा अक़साम में डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं इतने में ही करूँगा क्योंकि यही मेन इसकी डिवीज़न हो सकती है, हाँ, इसके अलावा नहीं। और इसकी ये डिफिनीशन भी हो सकती है जो सबसे बेहतर डिफिनीशन है, ठीक है। ये तो वैसे एज अ सोर्स की बात अगर हम करें कि सोर्स इसका क्या बन सकता है, तो वो डिफिनीशन ये हुई। बाकी जो ठीक डिफिनीशन है, जो बेहतर डिफिनीशन है, वो ये है कि वो एरर जो कि हमेशा which tends to be in one direction। क्या मतलब समझाऊंगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव and always constant in every
मेजरमेंट, यानी कि वो एरर कि जिसकी मिकदार आपको मालूम हो कि जो अगर एक मेजरमेंट में आपके पास पॉजिटिव आ रहा है और सपोज कर दो कि 2 यूनिट्स का आ रहा है, तो दूसरा मेजरमेंट जब आप परफॉर्म करोगे उसमें भी पॉजिटिव आएगा और 2 यूनिट्स ही आएगा। तीसरा चौथा हर एक मेजरमेंट में वो कांस्टेंट वैल्यू का होगा और हमेशा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तमाम जितने भी मेजरमेंट्स आप परफॉर्म करोगे सब में ये एक ही वैल्यू रखा होगा, एक ही डायरेक्शन। सो ये इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन है और इस एरर को हम मेजर कर सकते हैं। आप पर्सनल एरर को हम नहीं मेजर कर सकते कि पर्सन की वजह से कितना एरर आया, उसके पास लेक ऑफ नॉलेज था तो हम क्या जानते हैं कि उसकी वजह से वो कितना एरर दे सकता है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, सिस्टमेटिक एरर वो एरर्स हैं कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कि जिनको हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इन एक्सपेरिमेंट से, मेजरमेंट से एलिमिनेट कर सकते हैं इन टाइप के एरर्स को हम। और इसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है कि पहले आप जान लो कि कितना एरर आया है। इसको जब मैं इंस्ट्रूमेंटल एरर डिफाइन करूँगा, वहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा 0 एरर का, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ जाएंगे कि सिस्टमेटिक एरर को किस तरह से मेजर किया जाता है और फिर एलिमिनेट किया जाता है एक्सपेरिमेंट से। जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं ये क्वांटिफाइबल है। यहाँ पे मैं ज़रा लिख लूँ कि ये क्वांटिफाइबल है, quantifiable and always in one direction, or they can be eliminated from measurement। कंप्लीटली इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब इसकी मज़ीद हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में, मज़ीद 2 टाइप्स में। पहला टाइप जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल यानी कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से, और दूसरा है इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट की वजह से। तो इन दोनों को हम देखते हैं कि ये कौन से एरर्स हैं। हाँ, मैं यही कहूँगा कि जो बुक की क्लासिफिकेशन है आप उसको ही फॉलो करें, ठीक है। वैसे समझने के लिए, कंसेप्ट लेने के लिए इसको फॉलो करें, और जब पेपर में करें या बोर्ड के एग्ज़ाम में तो वहाँ पे लाजमी वो वाला करना है आपने, क्योंकि वहाँ पे नंबर कट सकते हैं। जो चेकर होगा वो आपका वो वाला थ्योरी, वो वाला कंसेप्ट देखेगा जो बुक में लिखा है, वो क्लासिफिकेशन देखेगा आपके क्वेश्चन में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, जो बुक में लिखी है। कुछ खुद से करोगे टाइप्स वगैरह तो वो नंबर काट सकता है, वो समझेगा कि यार ये तो इसको कुछ आता है नहीं और बस खुद से इसने टाइप्स बना दी, ठीक है। तो बुक वाली करनी है पेपर में। हाँ, समझने के लिए ये क्लासिफिकेशन को फॉलो कर सकते हो। सो सिस्टमेटिक एरर में पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब याद रखो कि इंस्ट्रूमेंट जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप स्केल को, फुट स्केल या मीटर स्केल को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके बजाय आप वर्नियर कैलिपर को या स्क्रू गेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो एरर कम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। या आपका जो स्केल है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है, वो बीच में से टूटा है और आपने एल्फी से फिर से जोड़ दिया है,
ठीक है। तो इस तरह की स्केल को अगर इस्तेमाल करोगे तो भी एरर तो आना ही है। तो इसीलिए अगर इंस्ट्रूमेंट को ख़राब, बिल्कुल ही लो क्वालिटी का बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे तो ये एरर आएगा। सो इसको डिफाइन करेंगे हम। ड्यू टू फॉल्टी, पहले तो जो आप अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट है उसको जो कंपनी ने बनाया है, अगर उसकी कैलिब्रेशन उन्होंने गलत की हो, उसको फॉल्टी बनाया हो, तो भी एरर आएगा। एरर ड्यू टू फॉल्टी अपैरेटस, फॉल्टी apparatus या worn out old faulty old improper calibrated, उसकी कैलिब्रेशन उन्होंने ठीक से नहीं की, ठीक है। और क्या हो सकता है, फॉल्टी है, ठीक है, पुराना, ठीक है, इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड या उसका डिज़ाइन इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्टली डिज़ाइन। तो इस तरह का अपैरेटस जिसमें ये चीज़ें हों, उसको अगर इस्तेमाल करोगे तो उससे एरर हो सकता है और उस एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। अब इस एरर को हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं? तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय, पहले तो यूजिंग good quality and properly इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो थोड़ा सा आप पहले उसको चेक कर लें कि उसकी कैलिब्रेशन ठीक है, उसकी क्वालिटी ठीक है, क्या वो ख़राब तो नहीं है, क्या उनकी जो कैलिब्रेशंस हैं वो एक छोटी दूसरी बड़ी तो नहीं है, स्केल उसका ठीक है। तो आपने पहले ये देखना है, ठीक है। और दूसरा, जितना ज़्यादा एक्यूरेट और जितना ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट देता हो उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करो। अगर स्केल है मीटर स्केल, उसके बजाय वर्नियर कैलिपर को, और इसी तरह, यानी कि जो ज़्यादा लीस्ट काउंट, जो बहुत कम लीस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट हो उसको इस्तेमाल करो बजाय उसके जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा हो। तो जिसका लीस्ट काउंट कम होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स देता है। अब इसकी एक एग्जांपल है जो कि मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंटल एरर। एग्जाम्पल कौन सी है? ज़ीरो एरर की। ये वो एरर है जो आप जानते हैं, ये वो एरर है कि जो इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, उनकी जांच को पहले क्लोज किया, ठीक है, अब वो उनकी जांच बिल्कुल क्लोज है लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट देता है, ये तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली, यानी कि वो ऐसी मेजरमेंट देता है जैसे उसकी जांच में कुछ ना कुछ आपने रख दिया हो लेकिन रखा नहीं होता। तो इस तरह के एरर को ज़ीरो एरर कहते हैं, ठीक है। और ज़ीरो एरर को हम मोस्ट कॉमन जो एरर होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, वो ज़ीरो एरर ही होता है। और ज़ीरो एरर को हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं? सिंपली जो आपने मेजरमेंट कर ली, पहले ज़ीरो एरर की जो मेजरमेंट कर ली आपने कि कितना एरर है उसमें, उसको पहले देखा
और फिर बाद में जब आपने कंप्लीट उस क्वांटिटी की जो लेंथ या जो भी चीज़ आपने मेजर करनी हो उसको मेजर किया, उसके साथ या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ये ज़ीरो एरर नेगेटिव आ रहा है तो उसको ऐड कर दो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आप जानते हैं। सो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल एरर की। दूसरा है हमारा इन्वायरमेंटल। ठीक है, इन्वायरमेंटल एरर। अब इन्वायरमेंट में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर की, प्रेशर की, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी या मैग्नेटिज्म भी कुछ केसेस में अर्थ का जो मैग्नेटिज्म हो वो भी इफेक्ट कर सकता है कुछ मेजरमेंट्स को। तो इस तरह की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है, वो अगर कोई एरर काज करता है तो उन्हें एनवायरमेंटल एरर कहेंगे हम। सो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, इन सारी चीज़ों से होने वाले एरर को हम एनवायरमेंटल एरर कहेंगे। जैसे कि आपने सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर है, उसकी लेंथ बहुत ही लंबा है और उसकी लेंथ आपने मेजर करनी हो और गर्मियों में बाहर धूप में पड़ा है, तो उसकी लेंथ अगर आप मेजर करोगे एक वैल्यू ले लोगे। अब उसी वायर को अगर सर्दियों में आप दोबारा मेजर करोगे तो उसकी लेंथ छोटी आएगी। अब क्यों हुआ ये? क्योंकि वो गर्मियों में एक्सपेंड करता है, सर्दियों में कंट्रैक्ट। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से एरर आता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है। अब टेम्परेचर की वजह से एरर आ रहा है, तो इस तरह का एरर इन्वायरमेंटल एरर कहलाएगा। ठीक है। सो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हो, खुद डिफाइन कर लो कि एरर ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड दिस एनवायरमेंटल एरर। ये हुई इसकी दूसरी टाइप। ठीक है। अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो यार पहले देख लो कि मैंने लेंथ अगर उस वायर की मेजर करनी है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। कई 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मली गर्मियों में कई शहरों में होता है वो तो नहीं है, उससे उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर को पहले देख लो कि कितना टेम्परेचर वगैरह जो भी कंडीशन है वो चाहिए और मैं कितना दे सकता हूँ उसको। तो मेंटेनिंग proper conditions throughout experiment और पहले उन कंडीशंस को देखना भी है कि कौन कौन सी इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने रखनी है कंडीशंस, और उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंटेन भी करना है। तो इसी तरह इसको हम कम कर सकते हैं इस टाइप के एरर को। अगला है रैंडम एरर, जो कि लास्ट टाइप है। और हाँ, एक दूसरा एरर है लीस्ट काउंट एरर। ठीक है। लीस्ट काउंट एरर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर में रैंडम एरर के बाद कि वो क्या है। सो रैंडम एरर अब रैंडम एरर जैसे कि इसका नाम बता रहा है हमें, ये वो एरर होता है कि जिसका कोई मज़हब ना हो, कि जिसको
हम ना मेजर कर सकते हो ना हम ये जान सकते हो कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से पैदा हो रहा है, हम कैसे इसको हटाएं, कि जिसको आप ना देख सकते हो और ना ही मेजर कर सकते हो। तो इस तरह के रैंडम को एरर, और इसका सोर्स भी मालूम नहीं होता कि कौन से सोर्स से ये पैदा हो रहा है, ये रैंडम एरर। सो द एरर that occurs due to unknown source is called random error। जिसका सोर्स मालूम ना हो, इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर। सो ड्यू टू अननोन सोर्स या अनप्रिडिक्टेबल हो ये। that occurs due to unknown source and unpredictable is called क्या चीज? रैंडम एरर। अब ऐसा एरर कि जिसका ना कोई सोर्स मालूम हो, जिसको ना हम मेजर कर सकते हो, जिसका ना हमें डायरेक्शन मालूम हो कि एक मेजरमेंट में पॉजिटिव आएगा, ये दूसरे मेजरमेंट में नेगेटिव आएगा, तो इस तरह के एरर को हम किस तरह से रिड्यूस कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। हाँ, ये एक मेजरमेंट में ये आपके पास पॉजिटिव आएगा और इसकी वैल्यू कम होगी, दूसरे में नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तीसरे में। तो किसी भी वजह से ये हो सकता है और किसी तरह भी ये हो सकता है। तो अब इसको हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं? क्या ये रिड्यूस हो सकता है क्योंकि इसका सोर्स हमें मालूम नहीं? तो हाँ, हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है। चूँकि ये साइज और साइन में अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसी वजह से हम पूरी तरह से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रिड्यूस कर सकते हैं अगर थोड़ी सी ट्रिक हम लगाए इस पे। तो इनको रिड्यूस कैसे करेंगे हम, यानी कि रिड्यूस किस तरह से हो सकता है? तो पहला जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप जो मेजरमेंट एक बार दो बार परफॉर्म कर रहे हो उसको ज़्यादा बार करो और उसका एवरेज निकाल के, ठीक है, मीन वो निकाल के रख दो। वो आपकी सबसे एक्यूरेट वैल्यू होगी। बाकी तमाम जितनी भी आपने मेजरमेंट्स की है उसके एवरेज की जो वैल्यू होगी वो इन सब से एक्यूरेट होगी। तो एक दो एक्सपेरिमेंट, एक दो मेजरमेंट्स अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उससे बेहतर है कि ज़्यादा करो और उसका एवरेज निकाल के, मीन निकाल के उसको ही वो वैल्यू कंसीडर कर दो, मेजर वैल्यू। सो परफॉर्मिंग और उसकी टेकिंग मीन या एवरेज, टेकिंग मीन एवरेज वैल्यू, मीन एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि मैनी टाइम्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो उसकी एवरेज वैल्यू को हम मालूम कर दें। और हाँ, ये एरर्स चूँकि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं साइज़ और साइन के अलावा, तो इसी वजह से ये सिस्टमेटिक एरर से एक दूसरी अलग टाइप में रखे गए हैं, रैंडम एरर्स। और मैंने इसीलिए बताया कि बुक ने भी इसी वजह से ये टाइप्स डिवीज़न की है, क्लासिफिकेशन की है, क्योंकि रैंडम एरर्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और सिस्टमेटिक हम मेजर कर सकते हैं उनको, हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो एक ही साइन कांस्टेंट वैल्यू के होंगे। तो इसी वजह से उन्होंने मेन दो ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक सिस्टमेटिक, दूसरा रैंडम। तो यहाँ पे रैंडम एरर भी ज़्यादा, इसमें और कुछ नहीं है। नोट्स में वैसे भी वीडियो के इन पे दे दूँगा, तो वहाँ से नोट्स ले सकते हो इस कंप्लीट टॉपिक के। लीस्ट काउंट एरर को चूँकि हम थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि ये भी बुक में दिया है, एज अ टाइप नहीं दिया वहाँ पे। मैंने जितना देखा तो एक डब्बे में बंद करके
लीस्ट काउंट एरर को भी बताया है। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। लीस्ट काउंट एरर, अब जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये होना है उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, और क्यों होगा, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बड़ा होगा। मैं पहले जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में मैंने बताया कि स्केल को लेंगे 4-5 दफ़ा, ये बात इस वीडियो में मैंने बताई कि स्केल को लेंगे तो उसका लीस्ट काउंट बड़ा होता है, वर्नियर कैलिपर का छोटा, तो उससे वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकती है। तो वही असल में लीस्ट काउंट एरर है। लेकिन इसको हम कैसे बयान कर सकते हैं, जैसे कि अब एक मेजरमेंट हम कर रहे हैं एक स्केल से, ठीक है, ये उस पर कैलिब्रेशंस है। अब इसका लीस्ट काउंट तो ये है, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ये है। कोई लेंथ हमने मेजर करनी हो, ये कोई सा भी स्टिक है वगैरह कुछ भी सपोज कर दो, इसको मैंने मेजर करना हो। अब मैंने, ठीक है, एक साइड तो इसके साथ यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल ही अलाइन कर रहा है इसकी एक लाइन से स्केल के, लेकिन यहाँ पे ये दरमियान में आ रहा है, ठीक है, दरमियान में। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि भाई ये जितना पार्ट इसका रह गया ये कितना है, क्योंकि स्केल से तो हम वो बता नहीं सकते। इसकी तो मज़ीद छोटी छोटी और कैलिब्रेशन नहीं है, और इसको मज़ीद छोटे छोटे स्केल को छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया गया है। तो कैसे हम बता पाएंगे इस चीज़ को? ये असल में लीस्ट काउंट एरर बताता है कि इस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से एक एरर राइज होता है जिसे लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। तो ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंटल एरर है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एरर में इसको नहीं रखा जाता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमेटिक है, और सिस्टमेटिक एरर हमने देखा कि उसकी साइज़ को, उसके साइन को हम मालूम कर सकते हैं, एक कांस्टेंट होता है। लेकिन इसका ये रैंडम की कैटेगरी में भी आता है और सिस्टमेटिक में भी, तो ये दोनों का कंबाइन है, यानी कि लीस्ट काउंट को ना हम रैंडम कह सकते हैं ना सिस्टमेटिक, या दोनों कह सकते हैं, एक ही बात है। हाँ, तो लीस्ट काउंट एरर असल में ये है कि हम लीस्ट काउंट की वजह से एरर हमारे पास आए, हमें मिले, वो हमारे पास लीस्ट काउंट एरर। सो अगर डिफिनीशन में लिखूं, और लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती है। लिस्ट काउंट के बाद उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि लिस्ट काउंट से छोटी चीज़ को वो मेजर नहीं कर सकता। तो इस लिमिटेशंस की वजह से जो एरर होगा वो लिस्ट काउंट एरर होगा, सिंपल। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट एरर को भी हमने देखा। हाँ, इसमें एक बात मैं भूल गया हूँ बताना कि रैंडम एरर और जो इन्वायरमेंटल एरर है, इनको लोग यानी कि एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। इन्वायरमेंटल अलग सा, रैंडम अलग सा। रैंडम एरर का इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, पर्सन की वजह से भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है, तो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है। इसी वजह से इसको रैंडम कहा गया है कि इसका सोर्स मालूम नहीं, हालांकि इन्वायरमेंटल का सोर्स मालूम है। अगर हम, जैसे मैंने एग्जांपल दी, वायर को हम की लेंथ गर्मियों में मेजर कर रहे हैं, सर्दियों में, तो उसका हमें पता चल जाता है कि हाँ ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, तो सोर्स उसका नाउन है, इसी वजह से वो क्या होगा, सिस्टमेटिक। और ये रैंडम। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।
अगले टॉपिक में हम अनसर्टिनिटी को करेंगे और उसके बाद फिर एरर और अनसर्टिनिटी के जो MCQs होंगे वो एक साथ होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।